हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। वेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेटरनरी एनाटॉमी की हमारी ये 6th क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर हम रूमिनेंट स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम रूमिनेंट स्टोमक के जितने भी पार्ट हैं उनकी एनाटॉमी के साथ साथ हम डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को भी करने वाले हैं। हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा रूमिनेंट्स का, उसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के अंदर हम जीआई ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जो इसका पशु का दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम ऐसे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो पशु के डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जिनको सेंसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन भी बोला जाता है, या फिर हम उनको हेल्पिंग ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। अब जीआई ट्रैक के बारे में पढ़ें। जीआई का मतलब क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, मतलब कि इंटेस्टाइन और गैस्ट्रो शब्द है जो हम ये स्टोमक के लिए यूज करते हैं, और स्टोमक की स्वेलिंग है उसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और इसके साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, इंटेस्टिनल का मतलब यहाँ पर हम इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, और टी से मतलब ट्रैक। नंबर 2 पार्ट है हमारा एसेसरीज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये हेल्प करेंगे पशु की किसके अंदर? डाइजेशन के अंदर। और इसके अंदर ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑर्गन्स के अंदर टंग, टीथ, ये चीज़ें आएंगी, और लिप्स। और ग्लैंड्स के अंदर हम सलावरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। लीवर के अंदर जो ग्लैंड है और पैनक्रियाज, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार से यह ग्लैंड काम करती है। पहला पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा वो होगा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का आप सभी को पता है। ओरल कैविटी को हम बकल कैविटी, माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी, इसके साथ साथ हम कैवम ओरिस भी बोलते हैं। कैवम ओरिस भी बोलते हैं। देखिए ओरिस ये कैसे नाम आया? ओरल कैविटी, कैविटी से CAV से कैवम बना दिया, और ओरल से ORAL से ORIS बना दिया ओरिस, तो इसको बोला जाता है कैवम ओरिस। जो ओरल कैविटी का जो फर्स्ट पार्ट होगा, एंट्री पार्ट होगा, उसको हम माउथ बोलते हैं, या फिर हम इसको राइमा ओरिस भी बोलते हैं, राइमा ओरिस भी बोलते हैं। और ये जो राइमा ओरिस है या फिर माउथ है, ओरल कैविटी की जो ओपनिंग है, ये सबसे ज़्यादा डॉग्स के केस में सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है। मतलब कि विड्थ सबसे ज़्यादा किसके केस में होगी? इस राइमा ओरिस की डॉग्स के अंदर होती है, इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई। तो हमने पढ़ा कि जो ओरल कैविटी है उसको हम बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या फिर कैवम ओरिज भी बोलते हैं। और इसका जो एंट्री पॉइंट होगा माउथ होगा, जो कि लिप्स से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। और इसी माउथ को हम राइमा ओरिज भी बोल देते हैं, क्योंकि यह राइमा ओरिज भी बोल देते हैं। और राइमा ओरिज है, इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई किसके अंदर होगी? डॉग्स के अंदर होती है। अब देखिए जो माउथ है, जो इसकी ओरल कैविटी की जो पहली ओपनिंग थी जिसको हमने माउथ बोला, वो किससे घिरा हुआ होता है? लिप्स से घिरा हुआ होगा। और अपर लिप्स है जैसे अपर लिप्स हो गया ये। अपर लिप्स के दोनों की साइड ये नोस्ट्रिल है, और नोस्ट्रिल के बीच में एक पार्ट होगा जो कि मॉइस्ट रहता है, मतलब कि उसके अंदर नमी रहती है, और उसके ऊपर बाल नहीं होते, मतलब कि वह क्या रहता है? हेयरलेस रहता है। अज्यूम करते चलिए, अपने दिमाग के अंदर इमेज बनाइए कि जो पशु है उसके ऊपर वाले होठ के साइड के अंदर दो नोस्ट्रिल होंगे, और उनके बीच के अंदर एक पार्ट होगा जो नम रहता है, मॉइस्ट रहता है, वेट रहता है। अगर पशु हेल्दी है उसके अंदर वहाँ पर पसीना देखने को मिलेगा, वेट होगा वो। और उस पार्ट के ऊपर हेयर नहीं होते, मतलब कि वह पार्ट हेयरलेस होता है। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? हम मजल बोलते हैं। और अगर मजल के ऊपर पसीने की बूंदें रहती है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि पशु स्वस्थ है, पशु को कोई भी बीमारी नहीं है। अगर वो मजल पार्ट सूखा हो जाता है तो मान लिया जाता है कि पशु को कोई बीमारी हो गई, हेयरलेस होगा, उसके ऊपर कोई भी बाल नहीं होंगे। तो अब इस मजल को वेट करने का काम कौन करता है? इसके अंदर
नेजोलैबियल ग्लैंड्स होती है, नेजोलैबियल ग्लैंड्स होती है जो इसको वेट करने का काम करती है। अगर पशु को बीमारी हो जाती है तो ये नेजोलैबियल ग्लैंड्स है, ये उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यह जो मजल है उसको क्या कर देती है, सूखा कर देती है। इसे हम बाहर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पशु को कोई बीमारी हो गई है। हमने बताया कि जो मजल है वो हेयरलेस होती है, उसके ऊपर कोई बाल नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों के केस के अंदर मजल के ऊपर क्या मिलते हैं, बाल भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रम। फिल्ट्रम ट्रम है, ये घोड़ों के अंदर देखी जाती है। घोड़ों के अंदर जो ऊपरी होठ होगा उसको एक नोच डिवाइड करती है। घोड़ों के अंदर जो अपर लिप्स होता है उसको एक नोच डिवाइड करती है, और उस नोच को क्या बोला जाता है, ऊपर वाला होठ है उसको क्या करेगी, एक नोच है उसको डिवाइड कर देती है, जिसको क्या बोला जाता है, फिल्ट्रम बोला जाता है। तो उस नोच को क्या बोला जाएगा, फिल्ट्रम बोलेंगे। इसके बाद आता है स्नाउट। स्नाउट ये किसके अंदर होगा, स्वाइन के अंदर होगा। स्वाइन के अंदर ऊपरी वाला जो होठ है वह फुलकर एक स्नाउट का आकार बना लेती है। तो स्नाउट किसके अंदर देखा जाता है, स्वाइन के अंदर देखा जाता है। और हमने पढ़ा था विसरल बोन्स के अंदर ओस रोस्ट्रेल एक विसरल बोन होती है जो कि स्वाइन की स्नाउट के अंदर ही होगी। इसके बाद देखते हैं हम ओरल कैविटी का फ्लोर। ओरल कैविटी का जो फ्लोर है उसको बनाने का काम करती है मैंडिबल के जो रेमस होंगे, वो बनाते हैं ओरल कैविटी के फ्लोर को। लेकिन जो ओरल कैविटी है उसकी जो रूफ होगी, जो उसकी रूफ होती है वह आगे की तरफ है, जो आगे की तरफ है वो हार्ड पैलेट से बना होता है। किससे बना होता है, ओरल कैविटी की जो फ्लोर है हमने बता दिया वो बनाती है मैंडिबल के रेमस, क्योंकि नीचे की तरफ तो मैंडिबल है, तो जो मैंडिबल के रेमस होते हैं जो खड़े हुए होंगे वो बना देते हैं क्या, उसकी फ्लोर को। और जो ओरल कैविटी की रूफ है, रूफ के जो आगे वाला भाग है, एंटीरियर पार्ट है, उसको बनाता है हार्ड पैलेट। और उस हार्ड पैलेट के ऊपर 15 से 19, जो ये संख्या है 15 से 19 ट्रांसवर्स प्रोट्यूबरनेस होती है। वह प्रोट्यूबरनेस क्या कहलाएगी, उनको बोला जाता है पैलेटिन र्यूग, RUGAE र्यूग। मतलब कि जो आप पशु का ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, ओरल कैविटी की जो रूप होती है उसको देखेंगे कभी, अगर आपने कभी ड्रंचिंग की हो किसी पशु के अंदर, पशु को नाल दी हो, तब आपको देखने को मिलेंगे जैसे ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो संख्या के अंदर 15 से 19 होगी। यह बहुत हार्ड होती है। यह क्या काम करती है, जब पशु खाना खाता है तो सलाइवा को अच्छी तरह से मिक्स करवाने के लिए, और पशु जो खाना खाता है उसको स्वेलिंग करवाने के लिए, मैस्टिकेशन करवाने के लिए, ये सब इन चीज़ों के अंदर मदद करती है। मान लीजिए पशु ने ज़्यादा खाना खा लिया एकदम से, इससे पशु की जो ओरल कैविटी है उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, उससे बचाने के लिए ये जो पैलेटिन र्यूग है ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये ट्रांसवर्स प्रोट्यूबरनेस होती है, समझ गए। लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट होगा ओरल कैविटी की रूफ का पोस्टीरियर पार्ट होगा वो सॉफ्ट पैलेटिन से बना होता है। किससे बना होता है, सॉफ्ट पैलेटिन से बना होता है। और वहाँ पर पीछे की तरफ हमें एक म्यूकस फोल्ड देखने को मिलता है, लटका हुआ एक म्यूकस फोल्ड देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूवुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूवुला बोलते हैं। आप ऊपर की तरफ खुद का जो माउथ है उसको है ओपनिंग करने के बाद आप उसको ओपनिंग कीजिए, और आपको पीछे की तरफ बिल्कुल एक फोल्ड मिलेगा जो कि बोलने पर हिलने वाला, एक लटका हुआ, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम होगा ना, उसी की तरह एक फोल्ड देखने को मिलेगा, म्यूकस फोल्ड। उसी को क्या बोला जाता है, यूवुला बोला जाता है। ठीक है, दो टर्म ये देखने को मिली, पहला पैलेटिन र्यूग और दूसरा क्या है, यूवुला। अब देखते हैं, हमने फ्लोर के बारे में पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया रूफ के बारे में। हम पढ़ेंगे लैटरल सरफेस के बारे में। और तो ओरल कैविटी का जो लैटरल सरफेस होगा साइड के अंदर, वहाँ पर क्या होंगे, चिक्स होंगे, गाल होंगे। उसको कौन बनाता है, पशु के गाल बनाएगा। लेटरल साइड के अंदर क्या होते हैं, चिक्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रूमिनेंट्स है, रूमिनेंट्स के अंदर जो ओरल कैविटी का एंटीरियर पार्ट होता है, ओरल कैविटी का जो आगे वाला पार्ट होता है, जहां हमने बताया कि 15 से 19 ट्रांसवर्स क्या होती है, प्रोट्यूबरनेस होती है, उभार सा होगा कुछ, जिसको हमने पैलेटिन र्यूग भी बोला था। तो आगे की तरफ जो रूमिनेंट्स के अंदर
हार्ड पैलेटिन होता है उसके आगे क्या होगा, डेंटल पैड देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे की तरफ पशु के ऊपर मैगजिला है, प्री मैगजिला है, वहाँ पर दांत तो होते नहीं, तो वहाँ पर क्या मिलता है, डेंटल पैड देखने को मिलता है, डेंटल पैड देखने को मिलता है। घोड़ों के अंदर, हॉर्सेज के अंदर जो सॉफ्ट पैलेट होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा सॉफ्ट पैलेट होता है किसके अंदर, घोड़ों के अंदर। और यही कारण है इसका जो सॉफ्ट पैलेट है घोड़ों का सबसे लंबा है। इसी कारण से घोड़े जो लगभग मतलब अधिकतर सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से ही सांस लेते हैं, और उल्टियाँ भी वो कहाँ से करते हैं, नाक से ही करते हैं। उनका सॉफ्ट पैलेट सबसे लंबा होता है, इसी कारण घोड़े अधिकतर सांस नाक से ही लेते हैं और नाक से ही क्या करते हैं, उल्टियाँ करते हैं। अब देखते हैं पोल्ट्री के केस में। पोल्ट्री के केस के अंदर चिक्स, लिप्स, टिथ और सॉफ्ट पैलेट ये क्या होते हैं, सॉफ्ट पैलेट है, ये क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। ना तो पोल्ट्री के अंदर गाल होते, ना ही पोल्ट्री के अंदर लिप्स होते, ना ही पोल्ट्री के अंदर टीथ होते, और ना ही पोल्ट्री के अंदर सॉफ्ट पैलेट मिलता। तो पोल्ट्री के अंदर जो टंग है, जीभ है, वो किस शेप की होगी, ट्राईएंगुलर शेप की होती है। और ओरल कैविटी है वो भी किस शेप की होती है, ट्राईएंगुलर शेप की होती है, ट्राईएंगुलर शेप की होती है। ये हमने बता दिया कि जो मजल है वो वेट क्यों होती है, वो हेल्दी एनिमल्स के अंदर वेट होती है, और नेजोलैबियल ग्लैंड्स के कारण वह वेट होती है, गीली होती है, नेजोलैबियल ग्लैंड्स के साथ। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर हम फेरिंक्स के बारे में बात करेंगे। फेरिंक्स है, यह फनल शेप की होती है। फेरिंक्स क्या होती है, फनल शेप की होती है, जो कि कॉमन पासेज का काम करेगा, किसके लिए, रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर तो यह लैरिंक्स के अंदर चला जाता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें यह ईसोफेगस के अंदर चला जाता है, ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। अब जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स फनल शेप का होगा और इसके अंदर 7 ओपनिंग्स होती है। क्या होती है, 7 ओपनिंग्स होती है। वो ओपनिंग्स कौन सी होगी, देखिए। पहली ओपनिंग होगी ईसोफेगस की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। दूसरी होगी रेस्पायरेटरी सिस्टम की, लैरिंग्स के अंदर चला जाता है। तीसरी कौन सी होगी, ओरल कैविटी की, ओरल कैविटी की ओपनिंग भी तो यहीं हो रही है, ओरल कैविटी की। और चौथी और पांचवी कौन सी होगी, नोस्ट्रिल की, नोस्ट्रिल के जो अंदर वाले नोस्ट्रिल है, अंदर वाले जो पार्ट होगा नोस्ट्रिल का, वो कहाँ पर होगी, उसकी ओपनिंग भी फेनिक्स के अंदर ही होती है। और जो दो ओपनिंग और होगी वो होगी कान से, कहाँ से होगी, और कान से होगी। और कान के अंदर भी आपने घोड़ों के केस में पढ़ा होगा यूस्टेकियन, 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 घोड़ों के अंदर यूस्टेकियन होता है कान के पास, जिसकी ओपनिंग भी कहाँ पर होती है, फेरिंक्स के अंदर ही होती है। यूस्टेकियन बोला जाता है उसको, यूस्टेकियन कान में मिलते हैं। ठीक है, इसकी दो ओपनिंग हो गई, दो नोस्ट्रिल की होगी 4, एक ओरल कैविटी की 5, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की 6 और एक ईसोफेगस की 7। अब हम पढ़ते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस के बारे में एक ही याद रखना कि ईसोफेगस के में अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। यह सिर्फ क्या करता है, जो खाना है उसको पास करता है, कहाँ पर, स्टोमक के अंदर। और इसके अंदर अब मान लीजिए यहाँ खाना है, इस खाने को नीचे तक पहुँचाने का काम क्या करता है, जो इसके अंदर स्टाइरेटेड मसल होती है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। उसी के कारण भोजन है, खाना है, वो पशु के नीचे की तरफ स्टोमक के अंदर जाता है। ये हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम स्टोमक के बारे में। अब स्टोमक है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होगा, एक होगा सिंपल, एक होगा कंपाउंड। कंपाउंड हमें पता है कंपाउंड क्या होगा, जहाँ पर एक से ज़्यादा पार्ट होंगे, जैसे कि रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स के अंदर काऊ, बफ, शीप, गोट। एक होते हैं सूडो रूमिनेंट्स, सूडो रूमिनेंट्स में आता है कैमल, लामा। और सिंपल के अंदर देखिए कौन से आएंगे, सिंपल के अंदर आते हैं डॉग्स, स्वाइन, हॉर्सेज, इसके बाद एस, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स। उसके अंदर ये क्या होते हैं, सिंपल के अंदर होते हैं। अब हमें पढ़ना किसके बारे में, हमें पढ़ना है कंपाउंड के बारे में, मतलब कि रूमिनेंट्स के बारे में। रूमिनेंट स्टोमक के अंदर जो पहला पार्ट होता है वो होता है रूमन, सेकंड होगा रेटिकुलम, थर्ड होगा ओमेजम और फोर्थ होता है एबोमेजम। रूमन एबोमेजम को हम ट्रू स्टोमक बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लैंडुलर स्टोमक भी बोलते हैं, जहाँ पर ट्रू डाइजेशन होता है। और रेटिकुलम को हम हार्डवेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, रूमन होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है, रेटिकुलम होता है, जो कि टोटल का 5% ही होगा रेटिकुलम।
नोट करने वाली बात क्या है कि कैमल के अंदर जो स्टोमक है उसके अंदर ओमेजम नहीं होता, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सूडो रूमिनेंट्स बोला जाता है। एग्जाम के अंदर आ जाए कि कैमल को सूडो रूमिनेंट्स बोला जाता है, तो उसका कंपाउंड स्टोमक का कौन सा पार्ट कैमल के अंदर एब्सेंट होता है, वो कौन सा होता है, एब्सेंट ओमेजम होता है। ओमेजम क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब हम रूमन के बारे में बात करते हैं। रूमन के अंदर देखिए, रूमन को हम पोंच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोंच भी बोला जाता है। रोमन का दूसरा नाम क्या है, पोंच भी बोलते हैं। और यह इसकी शेप कैसी होगी, क्लब शेप का होगा। रोमन है आकार में सबसे बड़ा होता है, इसको पोंच भी बोला जाता है, और यह क्लब शेप का होगा, क्या होगा, क्लब शेप का होगा। और रोमन की जो इनर लाइनिंग होगी वो टर्किश टावल की जैसी होती है। रोमन की जो इनर लाइनिंग होती है वो टर्किश टावल जैसी होती है। टेम्परेचर रोमन का 39 डिग्री सेल्सियस होगा। रोमन की जो नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 से 6.8 होती है। और अगर हम बात करें साइंस के अंदर, अगर रेन है उसकी जो पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो उसको एसिडिक रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिडिक रेन बोला जाता है, जिसके अंदर सल्फर और नाइट्रेट मिले होते हैं। नेक्स्ट हम एक टर्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, पेपिला। पेपिला के बारे में देखिए, जो रूमन है, रूमन की जो इनर लाइनिंग होगी, जो इनर लाइनिंग होगी वहाँ पर पेपिला मिलते हैं। ये रेशे ही मिलेंगे जिनको रेशे बोले जाते हैं इनर लाइनिंग के अंदर। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है फिर, टर्किश टावल बोला जाता है। टावल के ऊपर होते हैं ना जैसे रेशे, उसी प्रकार से रूमन के अंदर होंगे, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, टर्किश टावल जैसी स्ट्रक्चर बोली जाती है, इनर सरफेस जो उसका होगा। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, पेपिला बोला जाता है, पेपिला बोला जाता है। अगर अब ये देखिए, जैसे जैसे पशु बड़ा होता जाता है, उसका एज्ड होगा, उसके अंदर ये पेपिला बड़ी होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, उसका कारण ये है कि जो रूमन के अंदर एक वोलाटाइल फैटी एसिड बनता है जिसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड इन पेपिला की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। ये समझ गए। पेपिला क्या होता है, जो अंदर की तरफ है जो रेशे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है इनर लाइनिंग के ऊपर रोमन के अंदर, उसको पेपिला बोला जाता है। इसी कारण ही इसकी जो इनर वाल सरफेस है इसको टर्किश टावल कहा जाता है। अब रोमन की हम सिचुएशन देखते हैं कि कहाँ पर सिचुएटेड होगा, सिचुएटेड कहाँ पर होता है रोमन, ये इस बारे में पढ़ेंगे। रोमन है RUMEN, रोमन है, यह 8th रिब से लेकर जो पेल्विक कैविटी के पेल्विक इनलेट तक सिचुएटेड होता है, 8 रिब से लेकर। अब देखिए आर है, आर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर है, इसको नीचे से मिला दीजिए तो 8। तो आप याद रख सकते हैं कि 8th रिब से लेकर पीछे की तरफ कहाँ तक है, पेल्विक इनलेट तक है। क्योंकि हम पशु का बलोट हो जाता है, टिम्पैनी हो जाती है, फारा हो जाता है, तब लेफ्ट साइड के अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पशु का पेट है वो बाहर की तरफ निकल आया है। तो पेल्विक कैविटी तक तो होता ही है ये पीछे से। हमें याद रखना कि आगे से कहाँ, कौन सी रीप से होगा। आगे से हमने आर को 8 की तरह पढ़ा, तो कहाँ से होगा, 8th रीप से लेकर पेल्विक इनलेट तक सिचुएटेड होता है। 100 से 250 लीटर तक यह क्या करता है, स्टोरेज कैपेसिटी होगी इसके अंदर। और टोटल स्टोमक है उसका 80% क्या बनाता है, रोमन ही बनाता है। सिम्बायोटिक डाइजेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पेट के अंदर, कि आप ये खाइए, मतलब जो मैं खाना खा रहा हूँ उसको आप खाइए, और मेरे लिए आप कुछ बढ़िया पोषक तत्व बना दीजिए जिससे कि मेरी भी ग्रोथ हो जाए। आप भी जियो और मुझे भी जीने दो। आप भी अच्छे से डाइजेस्ट करो कुछ चीज़ें, और मेरे लिए भी ऐसी चीज़ें बनाओ कि मैं भी अच्छे से डाइजेस्ट करूं और मेरी भी ग्रोथ होती रहे। सिम्बायोटिक डाइजेशन, सिंपल शब्दों में। अब देखिए रूमन लिक्कर। रूमन लिक्कर का मतलब क्या होगा, अगर आप पशु लेफ्ट फ्लैंक से आप रूमन लिक्कर को क्या कीजिए, लेफ्ट फ्लैंक देखा आपने, उसका मिड पॉइंट देखा, और मिड पॉइंट से थोड़ा हाथ नीचे, वहाँ से आपने क्या किया, रूमन लिक्कर को क्या कर लिया, कोलेक्ट कर लिया। कोलेक्शन के बाद आप देखोगे कि जो बैक्टीरिया है वो पर ml लिक्कर के अंदर 10 रेज की पावर 10 मिलियंस होते हैं। ओके। और प्रोटोजोआ देखेंगे 10 रेज की पावर 6, और यीस्ट देखेंगे आप 10 रेज की पावर 3 होते हैं। 10, 6 और 3। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या बोला जाता है, फ्लोरा बोला जाता है। और इन केस ऑफ प्लांट्स इसको क्या बोला जाता है, फोना बोला जाता है। फ्लोरा और फोना। अब देखिए रीगर्जाइटिस, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, पशु ने खाना खाया,
किसके रूप में, बोलस के रूप में। हड़बड़ाहट से खाना खा रहा है और रूमन के अंदर वह स्टोर कर रहा है। रूमन से वह खाना कहाँ पर आ गया, रेटिकुलम के अंदर आ गया। रेटिकुलम में आने के बाद पशु जब आराम करता है तो वहाँ से वापस उस फूड को मुंह के अंदर लेकर आता है। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीगर्जाइटेशन बोला जाता है। कि जो अर्ध पचाया हुआ था, मतलब पूरा तो पचाया ही नहीं था, खाना लिया, उसको आधा पचा, आधा पचे हुए भोजन को जब पशु आराम से जब बैठता है तो अपनी वॉलेंट्री जो मसल्स होती है उसके सहारे वापस मुंह के अंदर लेकर आता है। उसी को क्या बोला जाता है, रीगर्जाइटेशन बोला जाता है। रूमिनेशन किसको बोला जाता है, रूमिनेशन का मतलब होता है जब पशु अंदर खाना खाया और वापस मुंह के अंदर लेकर आता है और उसको बाद में रीमेस्टिगेशन करता है और रीस्वेलिंग करता है, उसको क्या बोला जाता है, रूमिनेशन बोला जाता है। और रूमिनेशन के अंदर 3 टर्म्स होती है, मतलब कंप्लीट रूमिनेशन किसको बोला जाता है, जब पशु सेवलिंग कर लेता है, जब पशु रीगर्जाइटेशन कर लेता है और जब पशु रीमेस्टिगेशन कर लेता है। इन तीनों के बाद ही इसको क्या बोला जाता है, रूमिनेशन बोला जाता है। रीगर्जाइटेशन अंदर लिया, वापस मुंह के अंदर लेकर आया। रीमेस्टिगेशन दोबारा से चबाया। रीसेवलिंग मतलब कि वापस से निकला। इन तीनों चीज़ों के बाद ही इसको क्या बोला जाता है, रूमिनेशन बोला जाता है। अब देखिए खाना कहाँ पर चला गया, रूमन के अंदर। रूमन के अंदर बनते हैं वोलाटाइल फैटी एसिड, क्योंकि जब खाना अंदर जाता है तो वहाँ पर हमने पढ़ा अभी कि बैक्टीरिया 10⁻⁻10, प्रोटोजोआ 10⁻⁶ और यीस्ट है 10⁻3 होता है। जब पशु ओवरफीड हो जाता है तब बाहर से पशु को यीस्ट कल्चर भी दिया जाता है। अब देखिए अंदर उसके ऊपर रूमन क्या करता है, अनएरोबिक कंडीशन पैदा करता है। अनएरोबिक कंडीशन पैदा होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं, वोलाटाइल फैटी एसिड बनाते हैं, जिसके अंदर जो 3 मुख्य एसिड है वो कौन सी है, एसिटिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड। एसिटिक एसिड से हमारा क्या बनता है, फैट बनता है। क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड से फैट बनता है। प्रोपोनिक एसिड से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ब्यूटायरिक एसिड से डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो पैक्यूलियर एक टिपिकल स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, ब्यूटायरिक एसिड के कारण आती है। और ब्यूटायरिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है रूमन के अंदर जो पेपिला होती है उसकी ग्रोथ के लिए। उसकी ग्रोथ के लिए ब्यूटायरिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रह जाएगा, एसिटिक एसिड फैट, प्रोपोनिक एसिड ग्लूकोज, ब्यूटायरिक एसिड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो स्मेल होती है टिपिकल स्मेल उसके लिए जिम्मेवार होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा बनता है, एसिटिक एसिड 65%, फिर प्रोपोनिक एसिड 25% और 10% ब्यूटायरिक एसिड। पर मोल सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, ब्यूटायरिक एसिड 25, और सबसे कम कौन सा देता है, एसिटिक एसिड 10 ATP पर मोल देता है। ठीक है। अब आपने किसी भी, मान लीजिए आपने एक झुंड देखा हो, फ्लोक देखा हो हर्ड्स का, इसका सॉरी गोट्स का। आपने देखा होगा कि जो गोट्स है उनके अंदर से एक पैक्यूलियर स्मेल आती रहती है। वो पैक्यूलियर स्मेल गोट्स के अंदर से कैप्रोइक एसिड के कारण आती है। कैप्रोइक एसिड के कारण आती है, कैप्रोइक एसिड, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा हिरकस। तो कैप्रा से कैप्रोइक एसिड के कारण ही जो गोट्स होती है उनके अंदर एक पैक्यूलियर सी स्मेल मिलती है। जो घी है, घी के अंदर भी आपने स्मेल देखी होगी। घी के अंदर जो स्मेल मिलती है वो डाई एसिटाइल के कारण मिलती है, डाई एसिटाइल के कारण मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइज ऑफ रूमन। रूमन का साइज कैसे बढ़ता है। जब काफ का जन्म होता है, जन्म के समय पर जो काफ है उसके अंदर एबोमेजम ही सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये याद रखिए, जब बच्चा पैदा होता है, काफ पैदा होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, एबोमेजम होगा। एबोमेजम का साइज कितना होता है, रूमन और रेटिकुलम का आप दुगना कर दीजिए, एबोमेजम के साइज के बराबर होगा जब बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब बच्चे की उम्र, काफ की उम्र 8 वीक्स हो जाती है, 8 हफ्ते हो जाती है, उस समय पर एबोमेजम का साइज बराबर हो जाता है किसके, रूमन और रेटिकुलम के। जब काफ 16 वीक्स का होता है तब एबोमेजम का साइज हो जाता है आधा, किससे, रेटिकुलम और रूमन के साइज से। लेकिन जब बच्चे की जो काफ है उसकी उम्र 18 वीक्स होती है, 18 वीक्स होगी, और 18 वीक्स हो जाती है, क्या हो जाती है, 18 वीक्स हो जाती है, तब एबोमेजम का साइज बराबर होता है किसके, ओमेजम के।
एबोमेजम का साइज किसके बराबर होता है? ओमेजम के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे रूमन के। अब आप सिर्फ एक बात याद रखनी है, एट द टाइम ऑफ बर्थ एबोमेजम सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब काफ की उम्र 18 वीक्स हो जाती है उस टाइम पर एबोमेजम का साइज ओमेजम के बराबर ही रहता है। रूमन बड़ा होने लगता है, रूमन का साइज बढ़ने लगता है और लास्ट तक रूमन का साइज है वो टोटल स्टोमक का 80% तक हो जाता है। अब फंक्शन देखिए रूमन का क्या करता है, फूड को क्या करेगा? स्टोर करता है। फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। तो वहाँ पर फर्मेंटेशन वगैरह होती है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के का क्या करेगा? निर्माण करेगा। अनएरोबिक कंडीशंस पैदा करता है फर्मेंटेशन के लिए, ये चीज़ें याद रखनी है, अनएरोबिक कंडीशंस पैदा करेगा। नेक्स्ट पार्ट आता हुआ था रेटिकुलम। रेटिकुलम रेटिकुलम किस शेप का होता है? अंदर से देखे तो रेटिकुलम किस शेप का होगा? हनीकॉम्ब शेप होता है, हनीकॉम्ब शेप होगा। और रूमन कैसा था? अंदर से टर्किश टावल की तरह, पेपिला के कारण टर्किश टावल की तरह। शेप है जो रेटिकुलम की वो कौन सी होती है? पायरिफॉर्म शेप। पायरिफॉर्म शेप का मतलब क्या है? जो रेटिकुलम की शेप है वो नाशपाती के शेप की, नाशपाती के शेप की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मटका होता है पानी वाला उसके शेप की होती है, मटके की शेप की होती है पायरिफॉर्म शेप। स्टोमक है उसके 4 पार्ट है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। सबसे बड़ा रूमन और सबसे छोटा रेटिकुलम। टोटल स्टोमक होगा उसका 5% ही रेटिकुलम होता है, सबसे छोटा होगा। और इसको हार्डवेयर ऑफ स्टोमक भी बोला जाता है। हार्डवेयर क्यों बोला जाता है? मान लीजिए पशु खाना खा रहा है, उस खाने के अंदर उसको कंकड़, पत्थर, रेत ये सब कुछ मिलता है, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कील वगैरह ये भी मिले, तो उसको स्टोर कौन करता है? रेटिकुलम ही करता है। क्या करता है? कौन करता है? रेटिकुलम करता है। रेटिकुलम उनको क्या करता है? फिल्टर करके उसको इकट्ठा कर लेता है। रेटिकुलम की अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पर सिचुएटेड होता है। आपने टीआरपी का केस पढ़ा होगा, ट्रूमेटिक रेटिकुलाइटिस पेरिकार्डाइटिस, मतलब कि रेटिकुलम कहीं ना कहीं हार्ट के पास सिचुएटेड होगा। तो रेटिकुलम हार्ट के पास होता है। एक होता है कहाँ पर? डायाफ्राम के पास। डायाफ्राम हर्निया भी पढ़ा होगा, तो एक होता है ये डायाफ्राम के पास। हम कह सकते हैं कि जो रेटिकुलम है वो कहाँ पर सिचुएटेड होगा? यह होगा डायाफ्राम और हार्ट के पास, डायाफ्राम और हार्ट के पास। और रेटिकुलम, अब देखिए रेटिकुलम है वो किसके अंदर हेल्प करता है? रेटिकुलम हमारी हेल्प करता है रीगर्जाइटेशन के लिए, रीगर्जाइटेशन के। और अगर मैं सिंपल शब्दों के अंदर कहूँ कि जो पशु है उनके अंदर जो जुगाली करने की प्रोसेस है वो शुरू कहाँ से होती है? उसका आंसर होगा रेटिकुलम। रेटिकुलम से ही जुगाली करने की प्रोसेस शुरू होती है। रूमिनेशन का मतलब क्या होता है? रूमिनेशन का मतलब होता है जुगाली करना, और आर से ही बनता है रेटिकुलम। जितनी बड़ी स्पेलिंग रूमिनेशन के अंदर है उतनी ही रेटिकुलम के अंदर है, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं होगे। तो आर से रेटिकुलम, आर से रूमिनेशन, रूमन के अंदर तो 5 ही वर्ड होते हैं। याद रख सकते हैं कि जुगाली करने की जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है? रेटिकुलम से होती है। अब देखते हैं ओमेजम। ओमेजम को मैनीप्लाइज भी बोला जाता है, और ओमेजम को मैनीप्लाइज भी बोला जाता है। और ओमेजम के अंदर हाफ मून शेप्ड कम से कम हंड्रेड्स फोल्ड होते हैं। किसके होते हैं? 100 फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स नहीं, फोल्ड्स होते हैं। 100 फोल्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? सिचुएटेड होंगे, जिसके कारण इसको मैनीप्लाइज बोला जाता है। मैनीप्लाइज बोला जाता है। मेम्ब्रेन्स के क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं। अब देखिए ओमेजम है वो कैमल के अंदर और लामा के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। अब इसकी देखते हैं हम सिचुएशन कहाँ पर होती है। 7th और 11th रिब्स के बीच के अंदर, 7th और 11th। ओमेजम के अंदर आप लेटर काउंट करेंगे, लेटर है कितने? 6 के बाद आता है 7, और 7 से लेकर 11 तक क्या होगी? ओमेजम सिचुएटेड होता है। क्या होगा? ओमेजम सिचुएटेड होगा। और ओमेजम की जो शेप है वो कैसी होगी? ग्लोब शेप्ड होता है, ग्लोब शेप्ड होता है। अब रूमन अंदर से कैसा था? टर्किश टावल जैसा, पेपिला के कारण। रेटिकुलम अंदर से कैसा था? हनीकॉम्ब की तरह। और ओमेजम अंदर से कैसा है? मैनीप्लाइज की तरह, मैनीप्लाइज की तरह। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है वेला टर्मिनेलिया। वेला टर्मिनेलिया, वेला टर्मिनेलिया किसको बोलते हैं?
ओमैजम और एबोमैजम, ओमैजम और एबोमैजम के जो ये पॉइंट है जंक्शन के ऊपर, ओमैजम और एबोमैजम के जंक्शन के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड देखने को मिलता है जो क्या करता है, खाने को एबोमैजम से वापस ओमैजम में नहीं जाने देता, खाने को एबोमैजम से ओमैजम में नहीं जाने देता। इसके जंक्शन के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जिसको क्या बोला जाता है, वेला टर्मिनेलिया बोला जाता है। मतलब कि इसके टर्मिनल के ऊपर इसको क्या बोला जाता है, वेल अच्छा काम कर रहा है तो वेला टर्मिनेलिया एक पार्ट होगा जो वापस खाने को एबोमैजम से ओमैजम में नहीं जाने देता। और ओमैजम के अंदर हंड्रेड्स हाफ मून शेप फोल्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, जिसके कारण इसको मैनिप्लाइज बोला जाता है। अब पढ़ते हैं हम एबोमैजम के बारे में। एबोमैजम लगभग 7 से 8% टोटल स्टोमक का बनाता है, इतना ही ओमैजम बनाता है। इसको हम ग्लैंडुलर स्टोमक भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर ही ट्रू डाइजेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम ट्रू स्टोमक भी बोलते हैं। तो पोल्ट्री के केस के अंदर ट्रू स्टोमक बोला जाता है, प्रोवेंट्रिकुलस को पोल्ट्री के केस के अंदर ट्रू स्टोमक बोला जाता है, इसी को ग्लैंडुलर स्टोमक बोला जाता है। और गिजार्ड पोल्ट्री के अंदर गिजार्ड को मस्कुलर स्टोमक बोला जाता है क्योंकि जब जो बर्ड है, पोल्ट्री है, खाने को लेती है तो उसके अंदर कंकड़ पत्थर को भी पीसने का काम कौन करता है, गिजार्ड करता है। अब हम इसकी सिचुएशन देखते हैं कहाँ पर सिचुएटेड होता है एबोमैजम। एबोमैजम सिचुएटेड होगा कहाँ पर, जो एब्डोमन है उसका जो फ्लोर होगा, एब्डोमन फ्लोर के जिफोइड रीजन के अंदर, जिफोइड रीजन के अंदर, इसको बस याद रख लीजिए एबोमैजम कहाँ पर सिचुएटेड होता है, जिफोइड रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है। रूमिनेंट्स के अंदर अब देखिए एबोमैजम के अंदर दो प्रकार की सेल्स होगी, एक सेल्स होगी पैराइटल सेल, एक होती है चीप सेल। जो पैराइटल सेल होती है उसका काम होता है HCl का सेक्रेशन करना और चीप सेल का काम होता है पेप्सिनोजन का काम करना। याद कैसे रखेंगे, चीफ है, अगर कोई चीफ गेस्ट आ जाए तो उसके लिए आप क्या लेकर आते हैं, पेप्सी लेकर आते हैं। तो चीफ सेल क्या सेक्रेट करेगी, पेप्सिनोजिन करेगी। और इसके अलावा जो स्टोमक है, कहने का मतलब एबोमैजम, उसके अंदर क्या रह गया, HCl रहेगा, तो पैराइटल क्या करेगी, HCl सेक्रेट करेगी। हो गया ये। अब देखिए हम शेप की बात करते हैं। अगर स्वाइन के केस के अंदर हम स्टोमक का जो शेप है उसकी बात करें, वो कैसी होती है, ह्यूमन के फिटस की शेप होती है, ह्यूमन फिटस की तरह। स्वाइन के अंदर जो स्टोमक है उसकी शेप कैसी होती है, ह्यूमन फिटस की तरह होती है। पीएच की बात करें, पीएच वैल्यू है वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस, मतलब कि मांसाहारी पशु है, उनके अंदर पीएच है वो डाउन होगा, मतलब कि एसिडिक पीएच होता है क्योंकि वे क्या करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं। तो जो मांसाहारी पशु होते हैं उनके अंदर जो स्टोमक है उसकी पीएच क्या होती है, कम होती है, एज कंपेयर टू हर्बीवोरस, शाकाहारी पशुओं की कंपैरिजन करें तो। अब देखिए लिखा है कि होरस के अंदर जो स्टोमक है उसकी शेप कैसी होती है, होरस के अंदर जो स्टोमक है उसकी शेप होती है जे शेप्ड, क्या होती है, जे शेप्ड। और स्वाइन के अंदर हमने पढ़ा दिया था ह्यूमन स्टोमक की तरह होती है। और डॉग्स के अंदर आपको ईसोफेगल रीजन देखने को मिलता है, ईसोफेगल रीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो 50 से 52 मीटर होगी टोटल, जिसके अंदर लार्ज भी आती है और स्मॉल भी आती है। अगर स्मॉल की बात करें, स्मॉल 40 मीटर होगी और लार्ज है वो 10 से 12 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी है। अब देखिए इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई कितनी, 40 मीटर। पहला पार्ट ड्यूडेनियम, दूसरा पार्ट जेजुनियम और तीसरा पार्ट इलियम। इन तीनों पार्ट्स के अंदर से जेजुनम सबसे बड़ा, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 38 मीटर। बाकी की 2 मीटर के अंदर दोनों के दोनों आ गई। लार्ज इंटेस्टाइन 10 से 12, सिकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन सबसे बड़ा, कितना, 10 मीटर का, और बाकी के 2 में सिकम और रेक्टम दोनों के दोनों आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, दोनों के दोनों आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं ड्यूडेनियम के बारे में। क्या पढ़ते हैं, ड्यूडेनियम के बारे में। जो ड्यूडेनियम है उसकी शेप होती है यू और सी शेप की। क्या होती है, यू और सी शेप की।
और ड्यूडेनियम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड मिलती है, ब्रूनर्स ग्लैंड मिलती है, और कौन सी मिलती है, गूबलेट सेल भी मिलती है। ये चीज़ें याद रखनी है। ड्यूडेनियम के अंदर, ड्यूडेनियम क्या करता है, अब एबोमेजम के अंदर HCl सेक्रेट हुआ, वहाँ पर एसिडिक नेचर था, एसिडिक नेचर के अंदर ही वहाँ पर डाइजेशन हो रहा था, लेकिन जब ड्यूडेनियम के अंदर खाना आ रहा है तो वहाँ पर कैसी नेचर होनी चाहिए, एल्कलाइन नेचर के अंदर ही ब्रूनर ग्लैंड और गूबलेट ग्लैंड है, इनका सेक्रेशन होता है। तो अब हमने पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर खाना एल्कलाइन मीडियम के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होगा उसकी, तो उसको एल्कलाइन करने का काम कौन करता है, ब्रूनर ग्लैंड ही अपनी सेक्रेशन से उसको एल्कलाइन करने का काम करती है। यू शेप और सी शेप का होगा। जैजुनम के बारे में पढ़िए। जैजुनम के अंदर लैक्टियल सेल्स होती है जो फैट एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा करती है, और जैजुनम के अंदर विलाइज होती है जो उसके एब्जॉर्प्शन रीजन को, एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यही कारण है कि जैजुनम के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और यही सबसे बड़ी होती है। विलाइज के कारण, विलाइज होती है ना, इसके कारण इसको एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती है। इसी के अंदर लैक्टियल सेल्स होती है, और ड्यूडेनियम के अंदर ब्रूनर्स और गूबलेट सेल्स होती है। अब देखिए पोल्ट्री के अंदर, पोल्ट्री के अंदर, पोल्ट्री के अंदर मैकेलस डाइवर्टिकुलम, मैकेलस डाइवर्टिकुलम देखने को मिलता है। ये क्या होता है, जब पोल्ट्री के अंदर जो बच्चा है वो अपनी शुरुआती स्टेज के अंदर, फीटल स्टेज के अंदर होगा, तो उस टाइम पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जेजुनम, उसके अंदर एक ब्लाइंड सैक होगा जिसको क्या बोलते हैं, मैकेलस डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। मैकेलस डाइवर्टिकुलम बोला जाता है पोल्ट्री के अंदर। ये आ सकता है कि मैकेलस डाइवर्टिकुलम है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, पोल्ट्री के अंदर। याद कैसे रखेंगे, मैकेलस है कि मैरेक्स डिजीज की तरह दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि मैरेक्स डिजीज है, मैकेलस मैरेक्स, तो मैरेक्स डिजीज किसके अंदर होती है, पोल्ट्री के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैकेलस डाइवर्टिकुलम किसके अंदर देखने को मिलता है, पोल्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। यह एक ब्लाइंड सैक है, कहाँ पर, जेजुनम के अंदर, जेजुनम के अंदर ब्लाइंड सैक है। इलियम, इलियम के बारे में याद रखेंगे कि यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है और लास्ट पार्ट है इलियम। अब देखते हैं हम इलियम के अंदर सबसे ज़्यादा, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के कारण ही सबसे ज़्यादा गूबलेट सेल देखने को मिलती है, जिसके कारण जो पशु अपना एक्सक्रीटा निकालता है, मतलब कि फीकल निकालता है, वो उसके अंदर क्या होती है, चिकनाई होती है, गूबलेट सेल के सेक्रेशन के कारण ही होती है वो। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखिए। लार्ज इंटेस्टाइन है वह एक ब्लाइंड सैक की तरह दिखाई देती है। लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल कितना था, 10 से 12 मीटर का, और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है वो सिकम है, और सिकम कैसा दिखाई देता है, ब्लाइंड सैक की तरह दिखाई देता है। और सिकम, ये पोल्ट्री के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अन्य स्पीसी के अंदर कितनी होती है, 1 होती है। और सिकम है वो हॉर्स के अंदर कोमा शेप्ड है होती है। सिकम है यह कैसी होती है, ब्लाइंड सैक जैसी होती है, और हॉर्सेज के अंदर कोमा शेप्ड होती है सिकम, क्या होती है, सिकम। और लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी किसके अंदर होती है, सिकम, हॉर्सेज के अंदर ही देखने को मिलती है, और सिकम के अंदर ही सिम्बायोटिक डाइजेशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ हॉर्सेज। हॉर्सेज के अंदर सिकम सबसे बड़ी होती है, उसके अंदर सिम्बायोटिक डाइजेशन देखने को मिलता है। हॉर्सेज के अंदर इसकी शेप कोमा शेप होती है, और यह घोड़े के अंदर जिफोइड रीजन से लेकर पेल्विक इनलेट तक सिचुएटेड होता है। जिफोइड रीजन से लेकर पेल्विक इनलेट तक सिकम सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट हम करते हैं कोलोन। कोलोन देखिए, कोलोन है यह हॉर्स शू शेप्ड होगा, मतलब कि जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े के जो पाँव होगा उनको तेज दौड़ाने के लिए घोड़े के पाँव के ऊपर यू, नीचे खुरों के अंदर एक यू शेप की लोहे की पत्ती लगा दी जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, हॉर्स शू बोला जाता है, घोड़े की नाल बोला जाता है। तो हॉर्स शू शेप्ड क्या होता है, कोलोन होता है। कोलोन कैसा होगा, हॉर्स शू शेप्ड। सिक्कम कैसा होगा, सिक्कम कैसा होता है, कोमा शेप, कोमा शेप। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह बनता है कि जो कोलोन है इसके अंदर टीनी और हास्ट्रा, टीनी और हास्ट्रा ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कोलोन के अंदर। कोलोन की शेप कैसी, हॉर्स शू शेप, घोड़े की नाल जैसी शेप, और उसके अंदर टीनी और हाउस्ट्रा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो जिसका काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करवाना। तो कोलोन के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, जो कि लास्ट पार्ट बनाता है, जिसका नाम है एनस।
और एनएस क्या करता है, स्टोर करता है किसको, किसको करता है, फीकल मटेरियल्स को, और उसको बाहर निकालने का काम करता है। और एनएस की जो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, फोर्थ जो कोक्सीजेल है उसके जस्ट नीचे। एनएस के अंदर 4 अल्फ़ाबेट है और 4 ही फोर्थ ही कोक्सीजेल है, कोक्सीजेल के नीचे। डॉग्स के केस के अंदर एनएस के अंदर एनल ग्लैंड्स देखने को मिलती है, जैसे ये एनएस है, यहाँ पर 2 एनल ग्लैंड देखने को मिलती है डॉग्स के केस में। ये हो गया एनएस। अब देखिए जो मेन पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पर क्या क्या बनते हैं। मेन पॉइंट बनते हैं कि जो सिक्कम है वो किस शेप की थी, कोमा शेप की। पोल्ट्री के अंदर संख्या में कितनी होती है, 2। क्लोएका होता है जो पोल्ट्री के अंदर, क्लोएका एक पार्ट है पोल्ट्री के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए एक कॉमन पासेज होगा, जिसको क्या बोला जाता है, क्लोएका बोला जाता है। ओवी पोजीशन भी यहीं से होती है। जो क्लोएका है उसके अंदर बर्सा ऑफ फैब्रिकस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस एक क्या मिलता है, लिम्फोइड टिश्यू मिलती है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये क्या करता है, बी सेल्स या फिर हम कह सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, और यह है हिमेटोपोइसिस की तरह काम करता है। हिमेटो का मतलब ब्लड, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, मतलब कि ब्लड की फॉर्मेशन का काम करता है। क्लोएका के अंदर क्या देखने को मिलता है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। लिम्फोइड टिश्यू किसके अंदर देखने को मिलती है, पोल्ट्री के अंदर क्लोएका के में देखने को मिलती है। नेक्स्ट टर्म आती है, जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वह एक सीरस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, कवर्ड अप होता है, जिसको क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम बोला जाता है। और इंटेस्टाइन और स्टोमक के केस में मान लीजिए यह पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम स्टोमक को क्या कर रही है, कवर कर रही है, उसमें तो बोला जाएगा ओमेंटम। मान लीजिए यही पेरिटोनियम इंटेस्टाइन को कवर कर रही है तो इसको बोला जाता है मिजेंट्री। ओमेंटम स्टोमक के केस में और मिजेंट्री किसके केस में, इंटेस्टाइन के केस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सहायक अंग थे वो कौन से थे, एसेसरीज ऑर्गन्स या हेल्पिंग ऑर्गन कौन कौन से थे। पहला सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा का सेक्रेशन करना। 3 पेयर्स होते हैं, लेकिन डॉग्स के अंदर एक पेयर्स ज़्यादा होगा, जिसको बोला जाता है जाइगोमैटिक। तो जाइगोमैटिक सलाइवरी ग्लैंड्स किसके अंदर मिलती है, डॉग्स के अंदर मिलती है। वैसे 3 पेयर्स देखने को मिलते हैं, संख्या के अंदर कितने, 6। 3 पेयर्स और 6 संख्या के अंदर 6 नंबर सलाइवरी ग्लैंड्स। पहला पैरोटिड ग्लैंड, ईयर के नीचे बेस, ईयर बेस के नीचे देखने को मिलती है, ईयर बेस के नीचे। इसके अंदर स्टेंसन ट्यूब देखने को मिलती है, यह क्या होती है, ट्रायंगुलर शेप की होगी। और सबसे बड़ी किसके अंदर होती है, पैरोटिड ग्लैंड। हॉर्सेज और स्वाइन के केस में यह सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैंडिबुलर या सब मैंडिबुलर। काऊ के केस में सब मैंडिबुलर क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलती है, वार्टन डक्ट देखने को मिलता है। वार्टन डक्ट इसके अंदर, पैरोटिड के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्टेंसन और यहाँ पर वार्टन। काऊ के अंदर यह बड़ी होती है और डॉग्स के अंदर तो यह सबसे बड़ी होती है। काऊ के अंदर अगर आ जाए कौन सी सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी होती है, वो होती है मैंडिबुलर या सब मैंडिबुलर। और मैंडिबुलर सबसे बड़ी किसके अंदर होती है, डॉग्स के अंदर होगी। और पैरोटिड सबसे बड़ी किसके अंदर होती है, हॉर्सेज और स्वाइन के अंदर। अब आती है सब लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है जुबान, सब का मतलब होता है नीचे, नीचे जबान के नीचे, अंडर द टंग। और इसके अंदर कौन सी डक्ट होती है, रिविनस डक्ट होती है। क्या होती है, रिविनस डक्ट होती है। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखिए पैरोटिड, मैंडिबुलर और हमने पढ़ा सब लिंगुअल। पैरोटिड के अंदर, पैरोटिड सबसे बड़ी हॉर्सेज के अंदर, मैंडिबुलर डॉग्स के अंदर और काऊ के अंदर। और सब लिंगुअल इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं, किसके अंदर बड़ी होती है, जीभ के नीचे होती है। अब हमने डक्ट के बारे में पढ़ना, डक्ट को कैसे याद करें। अब देखिए पैरोटिड के अंदर कौन सा था, स्टेंसन। मैंडिबुलर के अंदर वार्टन और सब लिंगुअल के अंदर रिवेंसन। अब देखिए आप याद रख सकते हैं, मैंडिबुलर को देखिए, हार्टन। मैंडिबुलर को हम लिखते हैं MANDI। MANDI को मतलब हो गई मंडी। मंडी क्या करने गए थे, हार्टोन का डिप्लोमा करने गए, तो हार्टन, हार्टन, हार्टोन का डिप्लोमा वार्टन, इसे आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट आता है पैरोटिड। पैरोटिड के अंदर आता है स्टेंशन। पैरोटिड, पैरोटिड का मतलब कई ये ऐसे नहीं होते, मतलब एक जगह पे कोई बंदा बैठ नहीं सकता, बार बार वो घूमता फिरता रहता है, उसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि तेरे तेरे पैर तो एक जगह पर टिकते नहीं, मतलब उसके पैर एक जगह पर स्टे रह ही नहीं सकते, यह चीज़ बोल दिया करा देसी भाषा में। तो पैरोटिड का मतलब पैर, पैर उसके एक जगह पर स्टे नहीं रह सकते, तो उसको बोल दिया स्टेंशन। और सबलिंगुअल को बोला जाता है रिविंसन। रवि की जो जीभ है वो कभी नहीं रुकती, तो रिविंसन ऐसे याद रख सकते हैं आप। फंक्शन देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स का, लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करेगा। और यह क्या क्या करता है, जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर म्यूसिन नाम का एक क्या होता है, म्यूसिन नाम का एक सेक्रेशन छोड़ती है सलाइवरी ग्लैंड्स। म्यूसिन, म्यूसिन क्या करता है, सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि क्या नहीं होता, पशुओं को ब्लोट नहीं होता। और सलाइवा के अंदर और क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जिनका काम क्या करना है, जो जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको क्या कर देती है ये लाइसोजाइम, उनको ख़त्म कर देती है, उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। रूमिनेंट्स के अंदर 7.2 पीएच, पीएच को मेंटेन का काम करना भी किसका काम होता है, सलाइवा का ही काम होता है। और पीएच है जो लार की पीएच होगी रूमिनेंट्स के अंदर 7.2 और नॉन रूमिनेंट्स के अंदर 6.8 होगी। अब पढ़ते हैं हम लीवर के बारे में। लीवर के बारे में देखिए, लीवर का जो कलर होता है काऊ के केस में रेडिश ब्राउन कलर का होगा। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से ये क्या होता है, जुड़ा हुआ था, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। लीवर फ्लूक पढ़ा था हमने मेडिसिन के अंदर, और फ्लूक से ही याद रख लीजिए, लीवर फ्लूक फैल्सीफॉर्म, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। हिपैटोसाइट, हिपैटो का मतलब होता है लीवर, साइट का मतलब सेल। लीवर के अंदर और क्या होती है, कूफर सेल्स होती है। लीवर के अंदर क्या होती है, कूफर सेल्स होती है, जो क्या करती है, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको नष्ट कर देती है। लीवर और क्या करता है, लीवर की जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है वो क्या करती है, बाइल का, बाइल को बनाती है, लेकिन बाइल को स्टोर कौन करता है, गैल ब्लाडर करता है। और गाल ब्लाडर है ये हॉर्सीज के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और गाल ब्लाडर के अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, जिसका काम क्या होता है, क्या करना होता है, गाल ब्लाडर की के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाना, कॉन्ट्रैक्शन लाना, उसको स्टूमुलेट करना कि आप अब निकालिए। अब आपने देखा होगा किसी को पीत की थैली में पथरी हो जाती है, तो उसको क्या होता है, पथरी उसका उसकी निकालने के बाद या फिर उसका क्या गाल ब्लाडर ही निकाल लिया जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि आपको कभी भी फैटी फूड है वो नहीं खाना, क्योंकि उसके अंदर बाइल नहीं रहता जिससे उसका डाइजेशन हो सके। अब हमने पढ़ा बाइल, गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है, गाल ब्लैडर के अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स होता है, जो क्या करता है, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करता है, स्टिमुलेट करता है। और जो बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं, ये वर्णक देखने को मिलते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और इन्हीं दो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण जो बाइल है उसका रंग येलोइश ग्रीन होता है। और डॉग्स के अंदर लीवर में 5 लोब्स होंगे और पोल्ट्री के अंदर 2 लोब्स होते हैं, पोल्ट्री के अंदर 2 लोब्स होते हैं। और लीवर है ये किससे बनता है, एंडोडर्मल। हमने पढ़ा था जब ब्लास्टुला स्टेज थी, उसके बाद जर्मिनल स्टेज थी, गैस्टो प्लाज्मा बोला था, तो उसके अंदर पढ़ा था कि जो लीवर है वो किससे बनता है, एंडोडर्मल से ही बनता है, एंडोडर्मल से बनता है। डॉग्स के अंदर लीवर के अंदर 5 लोब होते हैं और मुर्गी के अंदर कितने होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। अब इसकी सिचुएशन देखिए, कहाँ पर होगा, 7 और 8 रिब्स के पास होगा, और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है शरीर की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा, वो होगा स्किन। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है, वो हमें पता है हॉर्सेज के अंदर, हॉर्सेज के अंदर, एलिफेंट के अंदर भी होगा, कैमल के अंदर भी गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है। और जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर सिस्टिक डक्ट ट्यूब मिलती है, सिस्टिक ट्यूब देखने को मिलती है, क्या मिलती है, गाल ब्लैडर के अंदर क्या होती है, उसको बाहर निकालने के लिए सिस्टिक ट्यूब होती है, जिसका काम क्या है, इमल्सिफिकेशन, उसका काम क्या है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन करना। नेक्स्ट हम करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज के बारे में देखिए, पैनक्रियाज है ये ड्यूडोनियम जो कि यू और सी शेप का था, उसके लूप के बीच में सिचुएटेड होती है।
पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है। इसका काम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज को स्वीट ब्रेड भी बोला जाता है। एंडोक्राइन के अंदर आइलेट्स ऑफ क्या होते हैं, लैंगरहंस सेल्स होती है। इसके अंदर पैनक्रियाज के जो एंडोक्राइन पार्ट है उसके अंदर लैंगरहंस सेल्स होती है, जिसके अंदर 3 सेल होगी, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या काम करती है, अल्फा ग्लूकागोन। बीटा सेल, जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का निर्माण करती है, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का निर्माण करती है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को कम करना ब्लड के अंदर, और ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज की शेप डॉग्स के अंदर वी शेप का होगा, और डॉग्स के अंदर जो वो है क्या नाम है, यूट्रस है, उसकी शेप भी क्या कैसी होती है, वी शेप ही होती है। हॉर्सेज के अंदर ट्रायंगुलर शेप का होगा पैनक्रियाज, और पीएच कितनी होगी, 7.5 से 8 तक होगी। अब देखिए ये टर्म 4 पढ़नी है हमको। 4 टर्म्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये टर्म आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर। अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाए ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन तो मतलब ग्लाइकोजन का यहाँ पर क्या हुआ, लाइसिस हुआ है। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, यहाँ ग्लूकोज से क्या बना है, ग्लाइकोजन बना है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज के अलावा, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस क्या था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि ग्लूकोज को छोड़कर जो भी अदर कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन को बनाए, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोजेनेसिस किसको बोलते हैं, ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज का बनना, ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लूकोनियो का मतलब ग्लूकोज के अलावा कोई अदर कार्बोहाइड्रेट बनाए। याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। GLY, ग्लाइकोजन की स्पेलिंग में GLYC होता है, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन बनेगा। GLUCO ग्लूकोज की स्पेलिंग में होता है, यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा। यहाँ ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, यहाँ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, सिंपल। अब हम स्प्लीन के बारे में बात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि अगर आ जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन कौन सा नहीं है, उसके अंदर आ जाए आपका सिक्किम भी आ जाए, कोलन भी आ जाए, पैनक्रियाज भी आ जाए, स्प्लीन भी आ जाए, तो स्प्लीन है डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। यह क्या होता है, यह आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है। आरबीसी अगर मर जाती है तो यहीं पर जाकर स्टोर होती है। ब्लड बैंक भी बोला जाता है इसको। इम्यून सिस्टम का यह क्या होता है, पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होगा ये। इसको हीमोलिम्फोइड ऑर्गन, यह सबसे बड़ा हीमोलिम्फोइड ऑर्गन होता है। हॉर्सेज के अंदर जो स्प्लीन है वो सिकल शेप की होगी, और डॉग्स के अंदर ह्यूमन फुटप्रिंट की तरह होती है, ये याद रखना बस। अब हम पढ़ते हैं जो हेल्प करते हैं, टीथ भी तो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, टीथ भी हेल्प करते हैं। और टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। टीथ की स्टडी को क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। और जो दांत है वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं एक्टोमीजोडर्मल से। एक्टोमीजोडर्मल से 4 प्रकार के होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को फ्रंट टीथ बोलते हैं, कैनाइन को कॉर्नर टीथ, और प्रीमोलर और मोलर को बोलते हैं चीक टीथ। फ्रंट टीथ रूमिनेंट्स के नहीं होते, वहाँ पर डेंटल पैड होता है। कॉर्नर्स टीथ या फिर कैनाइन टीथ कार्निवोरस के अंदर सबसे ज़्यादा, मांसाहारी पशुओं के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। और हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी पशुओं, रूमिनेंट्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। और इनके स्थान पर एक जो जगह बन जाती है यहाँ पर, जहाँ पर कैनाइन नहीं होते वहाँ पर एक जगह बन जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, डायास्टेमा बोला जाता है। और ये हो गई चिक टीथ, और इनका काम क्या होता है, उसको भोजन को चबाना इनका ही काम होता है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट बनेगा, कैनाइन टीथ किसके अंदर होगा। अगर ऑप्शन के अंदर आ जाए डॉग्स, तो हम पढ़ते हैं कि कैनाइन तो डॉग्स को बोला जाता, तो डॉग्स का लगा दिया, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि कैनाइन टीथ होते हैं किसके अंदर, स्वाइन के अंदर। इसको ये बड़े होकर क्या बना लेते हैं, टस्क बना लेते हैं। स्वाइन कैनाइन टीथ किसके अंदर, स्वाइन के अंदर। और एलिफेंट के अंदर जो बाहर टीथ निकले होते हैं बड़े बड़े, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, वो इंसाइजर टीथ होते हैं, इंसाइजर टीथ, जिसको टस्क बोला जाता है, इंसाइजर। और स्वाइन के अंदर कैनाइन टीथ होते हैं। अब देखते हैं टंग। टंग कहाँ पर होती है, टंग होती है जो रैमस होगा, रैमस के बिल्कुल बेस के ऊपर टंग सिचुएटेड होती है। और वहीं पर जो टंग है उसके बिल्कुल बेस पे जहाँ से ये स्टार्ट होती है वहाँ पर हायोइड बोन होती है, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ भी लिया। मैंडिबल के जो 2 रैमस होते हैं
मैंडिबल के जो दो रैमस होते हैं उनके बीच में जहाँ पर ओरल कैविटी का बेस होता है, ओरल कैविटी का बेस होता है, वहीं से टंग क्या होती है, स्टार्ट होती है, वहीं पर रहती है। और ये क्या होती है, मोटी और मूवेबल होती है, गतिशील होती है। और डॉग्स के केस में इस टंग के ऊपर लाइसा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, लाइसा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और जो डॉग्स है वो अपनी जीभ को बाहर निकाल कर जब पंटिंग करते हैं, मतलब कि हाँफते हैं, उससे वे क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, वो पानी बाहर निकालते रहते हैं जीभ से। अब देखिए टंग का काम क्या होता है, टंग का काम होता है प्रीहेंशन का। प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले भोजन को अंदर लेना। तो जो इसके अंदर लिप्स का भी यूज कर सकते हैं, टंग का भी यूज कर सकते हैं। टंग का यूज कौन करती है, टंग का यूज करती है काऊ, बफेलो, ये यूज करती है टंग का। कैसे, अपनी जीभ के द्वारा कोई भी मान लीजिए घास है, उसके घास के चारों तरफ अपनी जीभ को घुमाएगी और उसको क्या लेती है, उखाड़ कर अपने शरीर के अंदर ले जाती है। टंग के सारे प्रीहेंशन का काम कौन करता है, टंग्स करता है। लेकिन सीप और गोट्स के अंदर क्या करती है, सीप और गोट्स के अंदर लिप्स करते हैं, सीप और गोट के अंदर क्या करते हैं, लिप्स करते हैं। अब हम देखते हैं डाइजेशन इन सिक्कम कैसे। अब मान लीजिए जिन पशुओं के अंदर, जिन भी एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन है वो सिक्कम के अंदर होता है। हमने पढ़ा था हॉर्सेज के अंदर होगा, सिक्कम कोमा शेप की थी, हॉर्सेज के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन था, उनको बोला जाता है सिक्कोट्रोप, सिक्कोट्रोप एनिमल बोला जाता है। मतलब कि हॉर्सेज और रैबिट को हम बोल सकते हैं सिक्कोट्रोप एनिमल्स। और इनके अंदर गटरल पाउच होता है। क्या होता है, गटरल पाउच होता है। गटरल पाउच का मतलब क्या होगा, जो घोड़ा है, घोड़े की जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स से एक म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। फेरिंक्स से एक म्यूकस मेम्ब्रेन जुड़ी हुई होती है, जो कि एक बड़े सैक की तरह ही होती है, बड़े एक थैले की तरह होती है, जिसको क्या बोला जाता है, गटरल पाउच बोला जाता है। उसी के अंदर क्या होती है, एक यूस्टैचियन ट्यूब होती है, ये हमने पढ़ा था। फेरिंक्स के अंदर खुलती है कानों से। इसका काम क्या होता है, यूस्टैचियन ट्यूब या गटरल पाउच का काम होता है ईयर और नोज के साथ, नोस्ट्रिल का कनेक्शन करवाना ईयर और नोज के साथ, नोस्ट्रिल का कनेक्शन करवाना ईयर और माउथ के साथ। और इसका काम होता है रेगुलेट करना एयर प्रेशर को, रेगुलेट करना एयर प्रेशर को। याद रख सकते हैं बस, गटरल पाउच किसके अंदर होता है, हॉर्सेज के अंदर, ईयर के पास होता है, उसके अंदर यूस्टेशियन ट्यूब्स होती है, जिसका काम होता है एयर प्रेशर को रेगुलेट करना। अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी की, बनता कैसे है ये। फिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले होगा प्रीहेंशन। प्रीहेंशन का मतलब भोजन को अंदर लेना। पशु ने भोजन को अंदर लिया, गाय लेती है जीभ के माध्यम से और शीप और गोट लेती है लिप्स के माध्यम से। अंदर गया, अंदर चबाना शुरू किया और जीभ ने उसके अंदर क्या मिला दिया, जो सलाइवरी ग्लैंड थी उनने क्या किया, सलाइवा को सेक्रेट किया। सलाइवा को किसने सेक्रेट किया, पैरोटिड ने, सब मैंडिबुलर ने और सब लिंगुअल ने। पैरोटिड ने किसके थ्रू, स्टेनसन के थ्रू। मैंडिबुलर ने मंडी में हार्टोन करने गया, हार्टोन का डिप्लोमा, तो वार्टन ने। और लिंगुअल के अंदर जीभ किसकी नहीं डटती, रवि की, तो रिविनस, रिविनस ने। इन्होंने क्या कर दिया, सलाइवा को सेक्रेट किया सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवा को जीभ ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया किसके साथ, भोजन के साथ, और उसको क्या कर लिया, अंदर की तरफ निगल लिया, सेवलिंग कर लिया। सेवलिंग करने के बाद यह कहाँ पर गया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के अंदर क्या हुई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ और भोजन कहाँ पर चला गया, अंदर की तरफ चला गया। अंदर की तरफ जाने के बाद अब देखिए ये सीधा नॉन रूमिनेंट्स के अंदर तो स्टोमक के अंदर चला जाता है, लेकिन ये रूमिनेंट्स के अंदर कहाँ पर जाता है, ईसोफेगस से यह चला जाता है, ईसोफेगस से ये चला जाता है, ईसोफेगस से ये चला जाता है रूमन के अंदर, रूमन से ये चला जाता है रेटिकुलम के अंदर। अब रूमन के अंदर क्या होगा, जैसे पशु जल्दी जल्दी खा रहा है, ऐसी सिचुएशन देखिए कि उसने जीभ से खाया, जीभ से अंदर की तरफ लिया, सलाइवा ने उसके अंदर सलाइवा मिलाया, जीभ के थ्रू उसको सलाइवा को मिला दिया, उसको अंदर की तरफ ले लिया। ईसोफेगस ने कोई डाइजेशन नहीं किया, जल्दी जल्दी रूमन के अंदर खाना क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब मान लीजिए पशु के सामने से चारा हट गया और पशु आराम से बैठ गया, तो जो खाना रूमन के अंदर इकट्ठा हुआ था, तो रूमन के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, यीस्ट है, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक अनएरोबिक कंडीशन पैदा की और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया किसके ऊपर,
जो खाना लिया था उसके अंदर, वहाँ पर फर्मेंटेशन होनी शुरू हो गई, फर्मेंटेशन होनी शुरू हो गई तो वहाँ पर गैसेज भी बननी शुरू हो गई। और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसके बाद मीथेन बनती है। अब देखिए वो खाना क्या हुआ, वहाँ से फर्मेंटेशन होने के बाद कहाँ पर आया? रेटिकुलम के अंदर आया। कहाँ पर आया? रेटिकुलम के अंदर आया। रेटिकुलम के अंदर क्या हुआ? यहाँ पर भी फर्मेंटेशन होती है और रेटिकुलम से यह खाना वापिस से कहाँ पर आ जाता है? जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, वॉलेंट्री मसल्स के सहारे वापिस से मुंह के अंदर आ जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? रीगर्जाइटेशन बोला जाता है। मुंह के अंदर आने के बाद अब पशु दोबारा से रीमेस्टिकेशन करता है, दोबारा से चबाता है, दोबारा से चबाता है तो वापिस से यह रीस्वेलिंग करता है, अपने दोबारा से निकलता है। निकलने के बाद यह वापिस रूमन और रेटिकुलम में नहीं जाता, इसको बाईपास करके कहाँ पर चला जाता है? ओमेजम के अंदर चला जाता है। अब देखिए, मान लीजिए ओमनीवरस और कार्निवरस कौन से होते हैं? मांसाहारी और सर्वाहारी। इनके अंदर सलाइवा के अंदर अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को क्या कर देता है? माल्टोज के अंदर बदल देता है। लेकिन रूमिनेंट्स के अंदर तो सलाइवरी अमाइलेज होता ही नहीं, होता ही नहीं। अब जो खाना है वो कहाँ पर चला गया था? हमारा रेटिकुलम और रूमन को बाईपास करते हुए ओमेजम के अंदर चला जाता है। ओमेजम के अंदर जाने के बाद अब देखिए ओमेजम क्या करता है? इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोखने की कोशिश करता है और इसको पास करता है कहाँ पर? एबोमेजम के अंदर। और एबोमेजम और ओमेजम जंक्शन के ऊपर वेला टर्मिनेलिया होता है जो वापिस एबोमेजम से खाने को ओमेजम में नहीं आने देता। और ओमेजम का काम क्या होगा? एबोमेजम के ऊपर लोड नहीं पड़ने देता, ये एबोमेजम के ऊपर लोड नहीं पड़ने देता। अब खाना चला गया एबोमेजम के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? ट्रू स्टोमक बोला जाता है। और वहीं पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है और वहीं पर गैस्ट्रिक जूस मिलता है। और उसके अंदर कौन से एंजाइम होंगे वे देखिए। उसके अंदर एबोमेजम के अंदर जो चीप सेल्स होती है वो क्या करती है? चीप को हमने पेप्सी पिलाई थी तो चीप सेल से पेप्सिनोजिन निकला और पैराइटल सेल से क्या निकला? हमारा HCl निकला। और उसके अंदर क्या होता है? रेनिन होता है। ये क्या काम करते हैं? उस फूड के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जो पेप्सिन है, चीप सेल्स है, उसने पेप्सिन सेक्रेट किया और पेप्सिनोजिन होती है, ये शुरुआती स्टेज होगी, यह इनएक्टिव स्टेज होती है पेप्सिनोजिन। जब इसके ऊपर HCl ने काम किया, जब इसके ऊपर HCl ने काम किया, जो पैराइटल सेल्स है वो सेक्रेट करती है, क्या करती है? पेप्सिनोजन। और जो पेप्सिनोजन है वो क्या होता है? एक इनएक्टिव होता है और पेप्सिनोजन के ऊपर काम करता है HCl। HCl इसके pH को क्या कर देता है? कम कर देता है और यह बदल जाता है पेप्सिन के अंदर। और यह पेप्सिन फिर प्रोटीन के ऊपर काम करेगा और उसको बदल देता है किसके अंदर? अमीनो एसिड और पेप्टाइड के अंदर। अब देखिए मिल्क के अंदर जो से केसिन क्या होती है? प्रोटीन होती है और उसके साथ जब कैल्शियम मिल जाती है तो उसके ऊपर रेनिन काम करता है और बना देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या बोला? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब यहाँ से भोजन कहाँ पर जाएगा? यहाँ से खाना क्या करता है? इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडोनियम के अंदर पहले वहाँ पर क्या था? एसिडिक नेचर के अंदर भोजन के ऊपर काम किया। अब इंटेस्टाइन के अंदर कैसा नेचर चाहिए? एल्कलाइन नेचर चाहिए और एल्कलाइन नेचर लाती है ब्रूनर ग्लैंड्स, लाती है एल्कलाइन नेचर। और यहीं पर क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर एंटीरियोकाइनेज या फिर एंटीरोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, पेप्टाइडेज एंजाइम होता है। और इसी इंटेस्टाइन के अंदर क्रिप्स ऑफ लीबेकुन, लीबेकुन ये क्या होती है? इसके अंदर लीबरकुन, लीबरकुन या फिर हम बोल सकते हैं पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं, पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो इसके ऊपर क्या करता है? एक्शन करता है, भोजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन का काम होने के बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के कारण। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी और वहीं पर गूबलेट सेल्स के कारण वापिस से जो अनडाइजेस्टेड फीड होगा उसको बाहर निकाल दिया जाता है फिकस के रूप में। और गूबलेट सेल उस फिकल मटेरियल को क्या देता है? चिकनाई देता है और वो बाहर निकल जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, ये हमारा आज का टॉपिक था। ये देखिए ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। शुरुआती स्टेज के अंदर जब खाना आया वो आता है बोलस के रूप में। क्या आता है? बोलस के रूप में। जैसे पशु खाना ले रहा है, जीभ के द्वारा उसको चुबा रहा है अंदर की तरफ, जीभ के द्वारा अंदर की तरफ ले रहा है, उसको बोला जाता है बोलस। बोलस के रूप में अंदर लिया, कहाँ पर चला गया? रूमन के अंदर। रूमन के अंदर क्या हुआ? फर्मेंटेशन हुआ।
कहाँ पर आया, नीचे की तरफ यहाँ पर रेटिकुलम के अंदर आया। रेटिकुलम के अंदर भी फर्मेंटेशन होता है, और रेटिकुलम से जब यह वॉलेंट्री मसल्स की सहायता से वापस मुंह के अंदर जा रहा है तो यह जा रहा है कड के रूप में, CUD, कड के रूप में। और ये इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीगर्जाइटेशन। अब वापस मुंह में आया, यहाँ पर क्या हुआ, रीमेस्टिगेशन हुआ और रीस्वेलिंग हुआ, ये वापस आया। र्यूमन में न जाने की वजह से ये सीधा कहाँ पर आ जाता है, ओमेजम में आ जाता है। ओमेजम में कैसे आएगा, रेटिकुलो ओमेजल ओर्फिस की सहायता से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद फिर कहाँ पर आता है, यह यहाँ पर आएगा एबोमेजम के अंदर। एबोमेजम के अंदर इसके ऊपर पैराइटल सेल और चीफ सेल ने काम किया, और यहाँ से फिर यह इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ब्रूनल सेल्स, गुबलेट सेल्स, लैटियल सेल्स, ये इसके ऊपर क्या करती है, काम करती है। काम करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। अब देखिए, बोलस के रूप में क्या किया था, शुरुआत के अंदर खाना लिया था, और वापस जब मुंह से वापस दोबारा से मुंह के अंदर आया, पेट से मुंह के अंदर आया तो उसको बोला था कड। और जब यही खाना इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है तब बोला जाता है इसको काइम। ये 3 टर्में बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं। फोरगट फर्मेंटेशन, फोरगट क्यों बोला जाता है, इन एनिमल्स को, रूमिनेंट्स को फोरगट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें डाइजेशन होने से पहले क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, इसलिए इनको फोरगट बोला जाता है। और रूमिनेशन के अंदर 3 टर्म आती है, रीमेस्टिगेशन, रीगर्जाइटेशन और रीसेवलिंग। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि सभी को लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए।